हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के अलावा कौन कौन से? मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और वे विधि के वे विधि की जो सावधानियां हैं, ठीक है, उन सावधानियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सावधानियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, यानी कि आज हम जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, पूरा स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊं, क्वेश्चन समझाऊं, क्वेश्चन पढ़वाऊं, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप एक बार जो पहले आपने पढ़ रखा उसको एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि आपने जो है नेशनल इनकम के 3 मेथड्स पढ़े होंगे। ठीक है, 3 विधियां आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? मूल्य वृद्धि विधि यानी कि वैल्यू एडिड मेथड, आपका आय विधि यानी कि इनकम मेथड, और आपके तो तीसरी विधि है कौन सी है? वे विधि यानी कि खर्चे वाली विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 विधि आपके सामने है और इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले आपको पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, आपके पास डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हो ये पूरा जो है वैल्यू एडिड मेथड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है कि भाई जीडीपी एमपी होगा, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, फिर हमारा क्या बन जाएगा? ये एनडीपी एमपी बन जाएगा। ठीक है, एनडीपी एमपी बनने जैसे ही एनडीपी एमपी बन जाएगा, एनडीपी एमपी के बनते ही ये क्या बन जाएगा? फिर इसमें से एनआईटी घटाने पड़ेंगे। एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में कहूँ तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जब इसमें से हम घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एनडीपीएफसी बन जाएगा। जब इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देंगे यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बन जाएगा हमारा एनएनपीएफसी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये नेशनल इनकम वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेट की जाती है। अब इसमें जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक लेखावर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो सभी उत्पादक होते हैं, सभी उत्पादक उद्यमी होते हैं, उनके द्वारा जो सकल मूल्य वृद्धि की जाती है ना, ठीक है, उसी के जोड़ को जो है जीडीपी एमपी बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार जब जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा तो उसके बाद आप सारी चीजें निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास पता है डेप्रिसिएशन, एनआईटी सब कुछ है। ठीक है, ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का यानी कि मूल्य वृद्धि विधि का फॉर्मूला। दूसरा जो मेथड हमारे पास है आय विधि यानी कि इनकम मेथड। उसमें क्या होता है? उसमें तो भाई क्या होता है, कुछ मदे दे रखी हमें, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, और आपका तीसरा क्या है? मिश्रित आय। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा जीडीपी एमपी बन जाएगा। ये अपनी अपनी मान्यताएं, ठीक है, तीनों विधि की अपनी अपनी मान्यताएं। इस विधि की क्या मान्यता है कि भाई आप कर्मचारियों को पारिश्रमिक जोड़ दो, ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, परिचालन अधिशेष जोड़ दो, मिश्रित आय जोड़ दो। जब आप तीनों ये चीज जोड़ दोगे तो आप क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एनडीपीएफसी। क्या बन जाएगा? एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बन गया एनएनपीएफसी। ठीक है, कोई मुश्किल बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तीसरा जो मेथड है हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। ठीक है, इंग्लिश वाले भी सुन लो, हिंदी वाले भी सुन लो। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है इसका भाई? सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी जोड़ना इसी के अंदर। फिर प्लस क्या है? सकल घरेलू स्थायी निवेश, सकल घरेलू स्थायी निवेश प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात। जब इन चारों चीजों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? हमारा जीडीपी एमपी। और एक बार जब हमारा जीडीपी एमपी बन गया तो क्या बन जाएगा भाई? एनएनपीएफसी अपना आप बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताओ कैसे बनेगा भाई? जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन घटा दो, फिर एनडीपी एमपी आ गया हमारे पास। एनडीपी एमपी में से एनआईटी घटा दो, एनडीपीएफसी आ गया हमारे पास। एनडीपीएफसी में एनएन विदेशों से प्राप्त शुल्क कारक आय जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा एनपीएफसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेथड है, मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, तो इनको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इनको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि कारक लागत पर निवल देशीय उत्पाद का परिकलन कीजिए। अब क्वेश्चन इतना हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है बच्चों के लिए कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते ना उनका पूरा मोरल डाउन हो जाता है
और क्वेश्चन को सोल्व करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि भाई क्वेश्चन में तो हमें किताब में तो हमने कुछ और पढ़ा है, क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछ रहा है। कारक लागत पर निवल, निवल का मतलब होता है शुद्ध, नेट, ठीक है। निवल निवल देशीय उत्पाद, देशीय का मतलब क्या होता है घरेलू, देशीय का मतलब क्या होता है घरेलू, घरेलू उत्पाद का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब मापिए, निकालिए, आकलन कीजिए, ठीक है, एस्टिमेट। तो क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालिए, यानी कि एनडीपीएफसी निकालने को ये कह रहा है हमसे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना है, कैसे निकालना है, आपके सामने आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है, आपके सामने क्या दे रखे हैं, आइटम्स भी दे रखे हैं, मदे दे रखी हैं। इन मदों की हेल्प से ही हम जो है ये एनडीपीएफसी निकालेंगे, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो कौन सा मेथड अपना है, हम जो है एक्सपेंडिचर मेथड से चलिए निकालते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि और किसी और मेथड से संभव ही नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर हम इसे इनकम मेथड से निकालेंगे तो इसके अंदर परिचालन अधिशेष नहीं है, और वैल्यू एडिड मेथड से तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें किससे निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब आप याद कीजिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग्य होता है। क्या इसके अंदर निजी अंतिम उपभोग्य दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है, ठीक है। उसको जोड़ दो, कितना है, 8,000 करोड़ है, इसको 8,000 करोड़ को जोड़ दो। उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग्य है, दिख रहा है इसके अंदर, दिख रहा है ना, सरकारी अंतिम उपभोग्य जोड़ दो, कितना है, 1,000 करोड़, जोड़ दो, जोड़ना है बस इसको भी हमें, ठीक है। कैलकुलेट बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही कंसंट्रेट होके करना है, ठीक है। जोड़ दो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सकल घरेलू स्थायी निवेश होता है। क्या इसके अंदर आपको सकल घरेलू स्थायी निवेश दिख रहा है, आप कहोगे नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहा, लेकिन क्या उससे मिलती जुलती चीज है इसके अंदर, ठीक है। आपको मिलती जुलती चीज क्या दिख रही है, सकल देशीय असल पूंजी निर्माण, ठीक है, सकल देशीय असल पूंजी निर्माण। कहीं ऐसा तो नहीं है सकल घरेलू स्थायी निवेश ही हो, जी हाँ बिल्कुल, इस सकल घरेलू स्थायी निवेश ही है, ठीक है। सकल यानी सकल, देशीय का मतलब घरेलू, और अचल का मतलब क्या होता है, जो चले ना, यानी स्थिर, स्थिर निवेश, निवेश का मतलब पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। तो सकल घरेलू स्थायी निवेश को ही हम क्या कहते हैं, सकल देशीय अचल पूंजी निर्माण, ठीक है। तो इसको जोड़ देना है। उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन आपको दिख रहा है, इसको भी जोड़ दो। शुद्ध निर्यात नहीं दिख रहा, लेकिन आयात और निर्यात तो दिख रहे हैं ना, क्योंकि इसी से तो बनता है, तो इसको जोड़ दो। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आपके पास अब क्या निकल कर आ चुका है, जीडीपी एमपी। अभी जीडीपी एमपी में से हमें क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन करना है। क्या इसके अंदर मूल्यह्रास दिख रहा है आपको, ठीक है, मूल्यह्रास दिख रहा है। क्या है, अचल पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का उपभोग का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, मूल्यह्रास ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना होता है। क्या इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिख रहा है, अब आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता दिख रही है, ठीक है, दिख रही है। क्योंकि आप जानते हो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है किससे बनता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता से, ठीक है। तो वही काम हमें करना है यहाँ पे। इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मिल जाएगा, और जब हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मिल जाएगा तो उस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को एनआईटी को माइनस कर दो, माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आंसर आ चुका है 8,840 करोड़, यही हमारा आंसर है, ठीक है, एनडीपीएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है इस बार, यानी कि एनएनपीएफसी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनएनपीएफसी निकालनी है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो आपके पास आइटम्स हैं आपके पास, मद हैं, इन्हीं मदों से निकालना है, ठीक है, इन्हीं मदों की हेल्प से हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या है, पहला निजी अंतिम उपभोग दिख रहा है, लगा दो। सरकारी अंतिम उपभोग भी दिख रहा है, लगा दो, ठीक है। जो भाई जो चीजें दिख रही है उसको लगाते रहो, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे सकल घरेलू स्थायी निवेश नहीं दिख रहा, लेकिन सकल घरेलू निवेश दिख रहा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि सकल घरेलू निवेश दिख रहा है, तो इसको जोड़ दो। लेकिन अगर इसको हमने जोड़ दिया तो ध्यान रखना, स्टॉक में परिवर्तन नहीं जोड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टॉक में परिवर्तन नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम सकल घरेलू स्थायी निवेश में स्टॉक में परिवर्तन जोड़ देंगे, क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लो, अगर हम सकल घरेलू स्थायी निवेश में
स्टॉक में परिवर्तन जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, सकल घरेलू स्थायी निवेश बन जाता है, सॉरी सकल घरेलू पूंजी निर्माण बन जाता है। ठीक है, तो अगर हमने पहले से ही सकल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ दिया तो स्टॉक में परिवर्तन हम अलग से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टॉक में परिवर्तन अब नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद क्या जोड़ना होता है, शुद्ध निर्यात। ठीक है, शुद्ध निर्यात देखिए यहाँ पे शुद्ध निर्यात नहीं है, यहाँ पे क्या है, निवल आयात है, यानी शुद्ध आयात है। तो जब शुद्ध निर्यात को जोड़ते हैं तो निवल आयात शुद्ध आयात को क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं घटाएंगे, तो घटा देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ऐसे करके जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास। क्या यहाँ पे आपको मूल्य ह्रास दिख रहा है, कुल अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग दिख रहा है यहाँ पे, तो अचल पूंजी के उपभोग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अचल पूंजी का उपभोग सॉरी घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद अचल पूंजी का उपभोग के बाद क्या होता है, ये क्या बन गया हमारा, एनडीपी एमपी बन गया। इसमें से एनआईटी घटा दो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एनडीपीएफसी बन जाएगा। उसके बाद विदेशों से प्राप्त शुल्क का जोड़ दो, हमारा एनपीएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय निकल कर आ गई। बस इतना सा आसान है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी। जो जो चीजें नहीं होगी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, आपको समझते रहना, किताब में उतारते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निकालनी है, एनएनपी एमपी निकालनी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एनएनपी एमपी निकालो, एनएनपी एमपी निकालने को हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आइए एनएनपी एमपी निकालते हैं फिर। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपको, निजी अंतिम उपभोग में दिख रहा है। अब आप कहोगे सर आप जो है बार बार एक्सपेंडिचर मेथड से ही सोल्व करे जा रहे हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इनकम मेथड वाले मद है ही नहीं। ठीक है, आपको परिचालन अधिशेष क्या इसके अंदर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा ना, क्यों, क्योंकि ये इनकम मेथड से निकाले ही नहीं जा सकता। अगर इसमें परिचालन अधिशेष होता तो हम इनकम मेथड से निकाल लेते, लेकिन इसके अंदर तो है ही नहीं परिचालन अधिशेष। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परिचालन इनकम मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं। क्या है, निजी अंतिम उपभोग में जोड़ दो, सरकारी अंतिम उपभोग में दिख रहा है, जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, सकल देशी अचल पूंजी निर्माण यानी सकल घरेलू स्थायी निवेश दिख रहा है, तो इसको जोड़ दो। क्या अब स्टॉक में परिवर्तन जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सकल घरेलू स्थायी निवेश है। ठीक है, सकल घरेलू निवेश नहीं है, सकल घरेलू ओनली स्थायी निवेश है, तो इसलिए स्टॉक में परिवर्तन इसके अंदर जुड़ेगा। शुद्ध निर्यात आपको दिख रहा है, सफा सफा निवल निर्यात, तो इसको जोड़ दो। हमारे पास क्या बन गया, हमारा जीडीपी एमपी बन चुका है। अब इसमें से क्या करना है, डेप्रिसिएशन घटाना है, घटा दो अचल पूंजी का उपभोग। अब यहाँ पे विदेशों से, क्योंकि अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया जीडीपी एमपी सॉरी एनडीपी एमपी बन गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे क्या बोला है, एनएनपी एमपी निकालना है हमें। तो अगर मैं एनडीपी एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दूंगा तो हमारा एनडीपी एमपी बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय है ही नहीं, बल्कि उल्टा क्या है, विदेशों को शुद्ध कारक आय ये लिखा हुआ है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जब जोड़ी जाती है तो इसे क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो इसको हम घटा देंगे, और जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो हमारा एनएनपी एमपी निकल कर आ जाएगा। न्यूमेरिकल आप जितने करोगे बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, मैं आपको सारे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, दो तीन ही बता पाऊंगा, दो तीन ही समझा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, बहुत टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, तो आप इनको समझिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस में लग जाइए। अगर बाय चांस आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप जो है कमेंट करो, पूछ लो मुझसे। ठीक है, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।